अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। आई एम सबा योर साइंस टीचर और आज हम करने वाले हैं आपके यूनिट नंबर 9 को कंप्लीट। सो वी विल बी डिस्कसिंग द रिव्यू एक्सरसाइज। लेट्स गेट टू द बोर्ड। एज यू मस्ट बी एबल टू रिकॉल, हमने चैप्टर नंबर 9 में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर की हैं। हमने हीट के बारे में बात की कि वो किस किस तरह से ट्रैवल करती है, फॉर एग्जाम्पल कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। फिर हमने डिस्कस किया कि लाइट में कौन कौन से डिफरेंट फिनोमिनाज होते हैं, जिसमें हमने बात की रिफ्रैक्शन की, रिफ्लेक्शन की और डिफ्रैक्शन की। उसके बाद हमने बात की साउंड के बारे में कि साउंड में होती है एकोइंग, रेवर्बरेशन एंड हाउ साउंड इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज। इको लोकेशन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो आज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल बी डूइंग। हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में रखेंगे। आई होप कि आपने चैप्टर 9 से रिलेटेड सारी वीडियोस देख ली हैं बिफोर कमिंग टू दिस वीडियो नाउ, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिव्यू एक्सरसाइज। और हम इसमें सारी चीज़ों को दोबारा से रिव्यू तो कर रहे होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से भी क्लियर हों और आपको पता हो क्वेश्चंस के आंसर्स, एंड आई एम जस्ट हियर टू असिस्ट यू एंड गाइड यू अ लिटिल। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। नेम 3 गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वेरी सिंपल, हमने पहले भी इसके बारे में बात की हुई है। ऑल्सो लास्ट लेक्चर को एंड करने से पहले भी जो साउंड के बारे में था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 3 गुड कंडक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। वैसे तो देयर इज अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन राइट ओवर है, एल्यूमिनियम, ब्रास, तकरीबन सारे ही मेटल्स, बट हम स्पेसिफिकली क्योंकि 3 नाम लिख रहे हैं तो हम बात कर सकते हैं कॉपर की, विच इज एन इनक्रेडिबल कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद आयरन भी एक कंडक्टर ऑफ हीट होता है, एंड सिल्वर कैन बी अनदर एग्जाम्पल। सो यू कैन राइट अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है, बट आई एम जस्ट मेंशनिंग दीज 3। और ये तीनों क्या हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट दैट मीन्स? दैट मीन्स कि इनमें से हीट आसानी से ट्रैवल कर सकती है। और कौन सी चीज़ों को आप कंडक्टर से बनाते हो? बेसिकली अपने किचन यूटेंसिल्स या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपने हीट को ट्रांसफर या मूव अराउंड करवाना हो। जैसे कि आपके सॉस पैन जो होते हैं, दे आर ऑलवेज मेड फ्रॉम सिल्वर और स्टील, सो दैट हीट कैन एक्चुअली बी कंडक्टेड थ्रू देम। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड आउट व्हाट वेंटिलेटर्स आर। What purpose do they serve? Explain this in the context of transfer of heat. आपने सुना ही होगा वेंटिलेटर्स की टर्म को बहुत ज़्यादा ऑफन अपने अराउंड। अब यहाँ पर हम हॉस्पिटल वाले वेंटिलेटर्स की बात नहीं कर रहे, ऑल्दो दे ऑल्सो ऑफर सिमिलर पर्पजेस। हम बात करें जो आपके घरों में वेंटिलेटर्स होते हैं। तो आपने सुना हुआ है कि यहाँ पर ये विंडो खोल दो, वेंटिलेशन हो जाएगी। उससे बेसिकली क्या होता है, एयर जो है वो पास थ्रू कर पाती है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि वेंटिलेटर्स होते क्या हैं। Ventilators are devices that help you get rid of stingy air and provide you with fresh air. तो होता ये कि जो एयर आपके कमरे के अंदर होती है उसको वो बाहर जाने को अलाउ करते हैं और बाहर से फ्रेश एयर को अंदर लेकर आ जाते हैं। इससे आपकी एयर जो है वो सर्कुलेट होती रहती है। अगर आप एक बंद कमरे में रहोगे जहाँ पे कोई विंडो, कोई वेंटिलेटर्स नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर आपकी वहाँ की एयर बहुत ज़्यादा ओडोरस हो जाएगी, उसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर हीट है तो ज़्यादा गर्मी हो जाएगी एंड यू विल फील वेरी सफोकेटेड। इसीलिए जरूरी होता है कि हर कमरे में, हर बेडरूम में यू मेक विंडोज और यू पुट प्रॉपर साइंटिफिक वेंटिलेटर्स, ताकि आपकी एयर जो है वो क्लीन और प्योरीफाई होती रहे। आगे हम पढ़ते हैं इनका पर्पस क्या होता है। दे ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग हीट बाय कन्वेक्शन। हम हीट की ट्रांसफर के हिसाब से अगर इनकी बात करें तो वो क्या करते हैं, इसमें बेसिकली कन्वेक्शन हो रही होती है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट कि जो हॉट एयर होती है वो लाइट होती है, वो राइज अपवर्ड्स करती है ना। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि वेंटिलेटर्स, आपने देखा होगा एग्जॉस्ट फैंस और डिफरेंट खिड़कियां जो होती हैं वो उनको ऊपर की तरफ बनाते हैं, आपके रूम की टॉप की तरफ। एंड व्हाई डू दे डू दैट? बेसिकली टू रिमूव हीट। तो होता क्या है, कमरे में अगर गर्मी हो जाती है, क्योंकि हॉट एयर जो है वो लाइट होती है, तो वो लाइट एयर ऊपर की तरफ जाती है एंड देन वेंटिलेटर से वो बाहर चली जाती है, क्योंकि वेंटिलेटर ऊपर की तरफ सिचुएटेड होता है। सो वंस इट मूव्स आउटवर्ड्स, कूल एयर क्योंकि हैवियर होती है तो वो अंदर आ जाती है और वो नीचे वापस कमरे में आ जाती है। एंड दैट वे कमरे का टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है, ज्यादा गर्मी जो है वो कमरे में नहीं रहती। तो वेंटिलेटर्स ट्रांसफर ऑफ हीट को किस तरह यूज करें? कन्वेक्शन के थ्रू हॉट एयर जो है लाइट होने की वजह से राइज अबव करके बाहर चली जाती है और कूल एयर जो है वो कमरे में ही रहती है और नीचे की तरफ आती है। एंड इन दैट मैनर कमरे का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होता रहता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 3. Let's read what question number 3 asks us to do. By which method is heat transferred when? अब आपने बताना है कि ये जो डिफरेंट तरीके या डिफरेंट सिचुएशंस लिखी हुई हैं, इनमें हीट किस तरह से ट्रांसफर हो रही है। क्या वो कन्वेक्शन से ट्रांसफर हो रही है, क्या वो रेडिएशन से ट्रांसफर हो रही है, क्या वो कंडक्शन से ट्रांसफर हो रही है। पहला वाला पढ़ते हैं। आपकी बुक में थोड़ा डिफरेंटली लिखा हुआ है कि फैमिली गैदर होती है, बट मैंने ऑब्वियसली उसी के कॉन्सेप्ट को
एक ही लाइन में लिखा हुआ है। गैदरिंग अराउंड एन इलेक्ट्रिक हीटर इन विंटर, हीटर से हमें हीट किस तरह से मिलती है? क्या वो किसी चीज के थ्रू कंडक्ट होकर हम तक आती है? क्या कन्वेक्शन होती है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर क्या होता है? वेरी गुड, रेडिएशन होती है। लेट्स राइट दैट डाउन, रेडिएशन। द सेकेंड वन, यू कांट होल्ड अ मग बिकॉज इट इज टू हॉट। तो आप एक मग को पकड़ नहीं सकते, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसमें क्या हो रहा होता है? क्या हीट आप पे रेडिएट करके आ रही होती है? वो आपके हाथ को रेडिएशन के थ्रू लग रही होती है? क्या आपकी हीट जो है वो कन्वेक्शन हो रही होती है? क्या हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है? नॉट रियली। तो हो क्या रहा होता है असल में? जो हमने पहले बात की है कि कंडक्शन हो रही होती है, पास थ्रू हो रही होती है हीट ओवर हेयर। सो वी कैन राइट कंडक्शन, क्योंकि आपका मग जो है उसके पार्टिकल्स को हीट मिल जाती है फ्रॉम द हॉट चॉकलेट। तो आपने उसके अंदर जो पोर की है उसकी हीट जो है वो मग के पार्टिकल्स में आ जाती है और फिर वो पार्टिकल्स हीट अप हो जाते हैं और वो हीट ट्रांसफर होने की वजह से आपके हाथ को भी वो हीट फील होती है। एंड इन दिस मैनर कंडक्शन जो है वो यहाँ पर अपना रोल प्ले करती है। तीसरा वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द मग कूल्स डाउन योर ड्रिंक। बहुत ही सिंपल है। अगर स्टीम जो है वो राइज कर रही है तो बेसिकली वो किस तरह राइज करती है? क्योंकि हॉट एयर, हॉट गैसेस वो राइज करती हैं। तो जब हीट ऊपर की तरफ निकल जाएगी, पीछे ऑब्वियसली कूलर एयर रह जाएगी, तो आपका जो हॉट चॉकलेट है इट विल बिकम कूलर। सो द राइजिंग ऑफ द स्टीम इज मेकिंग द होल हॉट चॉकलेट इन द मग कूलर। एंड व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? इट्स ऑब्वियसली कन्वेक्शन, कि गर्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ आती है और ठंडी एयर जो है वो वापस नीचे की तरफ जाती है और इस तरह से गर्म एयर ऊपर जाकर निकल जाती है और पीछे लेस एनर्जेटिक पार्टिकल्स को छोड़ देती है, कूलर एयर को छोड़ देती है। So that's it for this question. Let's read what question number 4 says. Why does a pencil placed in a glass appear broken in the middle? हमने इसकी काफी क्लियर एग्जांपल की थी, आपकी बुक से पढ़ी थी, पूरी बात हमने डिस्कस की थी। वो क्या थी कि हमने कहा था कि एक स्ट्रॉ को अगर आप ग्लास में देखते हो तो वो बेंट अपीयर होता है, ऐसा लगता है जैसे वो टूटा हुआ है। आपने इसकी पिक्चर भी देखी थी इन द लेक्चर अबाउट डिफरेंट लाइट, इन द लेक्चर अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, राइट? तो रिफ्रैक्शन हो रही होती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि स्ट्रॉ टूटा हुआ है। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल वही बात एक्सप्लेन करनी है। आए पढ़ते हैं, इट अपीयर्स ब्रोकन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ड्यू टू द चेंज इन स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड ड्यू टू द चेंज इन स्टेट फ्रॉम गैस टू due to the change in state from gas to liquid, the speed of light changes and the pencil appears broken because of the bending of light. क्या हम कह रहे हैं कि लाइट की स्पीड चेंज होती है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में ट्रैवल करते हुए, है ना? तो क्या होता है कि जब आप ग्लास में एक पेंसिल को रखते हो तो पेंसिल जो है वो ऊपर वाला एरिया जो है वो गैस में है, वो एयर में है, और नीचे वाला एरिया जो है वो लिक्विड में है, वाटर में है ना? तो होता क्या है कि एयर में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है और वाटर में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। और क्योंकि लाइट की स्पीड जो है वो फौरन चेंज होती है जैसे ही वो उस एयर में से वाटर के अंदर जाता है, तो लाइट जो है वो बेंड हो जाती है और उस लाइट की बेंडिंग की वजह से आपको पेंसिल भी जो है वो बेंड नजर आती है। तो आप इस आंसर को और एक्सप्लेनेशन के साथ भी लिख सकते हो। अगर आप रिफ्रैक्शन वाला लेसन देखो और इसमें देखो कि हमने पूरे के पूरे बेंड स्ट्रॉ के बारे में जो पूरी डिस्कशन की थी, यू कैन ऑलवेज ब्रिंग दैट इनटू प्ले एंड यूज इट हियर एज वेल, क्योंकि आपकी बुक में भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डोंट जस्ट स्विंग बाय दिस क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से एक्सप्लेन करें और एक्सप्लेन करें कि रिफ्रैक्शन की वजह से क्यों जो है वो पेंसिल आपको टूटी हुई या ब्रोकन या बेंड नजर आ रही है। ओनली बिकॉज लाइट इज बेंडिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड व्हेन इट चेंजेस इट्स because of the change in speed when it changes its state of matter. Now let's go to question number 5. Let's read what question number 5 asks. Define the following: regular reflection, diffuse reflection. इनकी डेफिनेशन मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं लिखी हुई है क्योंकि आपकी बुक में भी लिखी हुई है, हमने लेक्चर में पिछली दफा भी लिखी थी और हमने इसको लेक्चर में डिस्कस भी किया था, लेकिन मैं आपको ओरली बताती हूँ और आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि डिफ्यूज और रेगुलर रिफ्लेक्शन होती क्या है। रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है जब आपकी लाइट जो है किसी क्लियर सरफेस या सॉफ्ट और स्मूथ सरफेस को जाके हिट करती है, जैसे कि एक मिरर। जब उसको लाइट हिट करती है तो क्या होता है, आपको बिल्कुल क्लियर रिफ्लेक्शन नजर आती है। आप अपने आप को शीशे में देखते हो, आप क्लियरली देख सकते हो कि आप अपने आप को ही देख रहे हो, कुछ भी डिस्टॉर्ट नहीं हुआ होता। लेकिन दूसरी जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है उसमें क्या होता है, लाइट किसी रफ या इररेगुलर सरफेस को हिट करती है और जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट करती है तब क्या होता है, तब आपकी इमेज होती है वो ब्लर्ड होती है, डिस्टॉर्टेड होती है एंड यू कैन नॉट सी योरसेल्फ क्लियरली। सो व्हाट हैव वी डिस्कस्ड?
रेगुलर में आपकी सरफेस जो होती है वो रेगुलर होती है, स्मूथ होती है, शाइनी होती है, उससे आपकी क्लियर इमेज फॉर्म होती है। जबकि डिफ्यूज में आपकी सरफेस रफ होती है, इरेगुलर होती है, जिसकी वजह से आपकी इमेज भी ब्लर क्रिएट होती है। वेरी सिंपल, जस्ट नोट दीज डेफिनेशंस डाउन एंड लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। व्हाट इज इकोलोकेशन? हाउ डू ह्यूमंस यूज दिस टू देयर एडवांटेज? तो डू यू रिमेंबर इकोलोकेशन क्या थी? इकोलोकेशन होती है जब आप यूज करते हो एको की सर्विसेज को टू फाइंड आउट कि किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है। तो आप क्या कर रहे हो, आप आवाज की एको को यूज कर रहे हो ये देखने के लिए कि जो ऑब्जेक्ट आपके इर्द गिर्द है उसकी लोकेशन क्या है। हमने बात की थी कि डॉल्फिन और बैट्स इसको किस तरह से यूज करते हैं कि डॉल्फिन जो है वो कोई साउंड प्रोड्यूस करती है, फिर वो देखती है कि साउंड वेव्स जो है वो कहाँ तक जा रही हैं और कितनी देर ले रही है उस तक वापस आने में। आपको ये तो याद होगा कि एको होता क्या है, आवाज का गूंजना। तो जब आप कोई आवाज देते हो आप उसको दोबारा से सुनते हो। तो डॉल्फिन इसको किस तरह यूज करती थी? दे यूज्ड इट इन अ मैनर कि वो कोई साउंड प्रोड्यूस करती थी और जब तक उनको आवाज वापस आती थी तो वो गेज करती थी कि कितना टाइम लग रहा है, एंड उस हिसाब से उनको पता चल जाता था कि ऑब्जेक्ट अगर बहुत करीब है तो फौरन ऑब्वियसली आपको एको सुनाई देगा और अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो ज्यादा टाइम लगेगा। इस तरह से वो अपना रास्ता वगैरह मैप आउट कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि इंसान इसको किस तरह यूज करते हैं। आए पढ़ते हैं। Echolocation is the use of echoes to locate objects. Humans use it to gauge the distance between objects. Mostly blind people use this skill. अब हम as humans regularly इस skill को use नहीं करते, लेकिन ये blind लोगों के लिए काफी handy होता है। And why is that? क्योंकि वो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपनी verbal sound से या फिर अपने पास किसी डिवाइस की साउंड से देख लेते हैं कि साउंड कितनी देर बाद एको करती है। उसी तरह जिस तरह डॉल्फिन्स और बैट्स इसको यूज करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वेट करते हैं कि साउंड कितनी देर लेती है वापस आने में, और इससे उनको पता चलता है कि उनके इर्द गिर्द कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल करीब है या थोड़ा दूर है, और उस हिसाब से वो अपना रास्ता क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो हमने बताई है इकोलोकेशन की डेफिनेशन, और फिर हमने बताया कि जो इंसान है, स्पेशली ब्लाइंड पीपल जो है, वो इसको यूज करते हैं टू फाइंड आउट देयर वेज एंड टू अवॉइड हिटिंग इनटू ऑब्जेक्ट्स। Now we'll move to question number 7. What is reverberation? तो हमने साउंड में बेसिकली दो ही मेन फिनोमिना पढ़े थे। कौन कौन से थे वो? There was echoing and there was reverberation. तो echoing में क्या होता है? Echoing में जो साउंड होती है that reflects back, bounces back. So you hear one thing again and again. Remember, मैंने एक फनी सी इमिटेशन भी आपको करके दिखाई थी कि if I say hello, then I will constantly hear hello, hello, hello in repeat or in return. लेकिन जो हमारी रेवर्बरेशन होती है उसमें क्या फर्क होता है? आप एक आवाज देते हो और आप काफी देर तक उसी साउंड को सुनते रहते हो। तो माई हेलो, इवन इफ आई से इट इन अ नॉर्मल टोन, आई विल हेयर इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन माई सराउंडिंग्स। लेट्स रीड द डेफिनेशन। द कंटिन्यूइंग इफेक्ट इन साउंड इज कॉल्ड रेवर्बरेशन. You experience it when you hear a sound for too long. So unlike echoing, what happens in reverberation is कि आपकी आवाज जो है वो काफी देर तक कंटिन्यू करती है. It takes a while for it to get absorbed, and that's why it goes on for a while. So that is reverberation, and over here you just had to define it. You don't have to do it in my words. आप अपने तरीके से भी इसको explain कर सकते हैं. So far, I hope कि आपको सारे questions समझ आए हैं, answers समझ आए हैं, and I hope I'm not going too fast. But now we'll move to our last question for this review exercise. Let's read question number 8. How is echo produced? Very simple. हमने reverberation की बात करते हुए अभी echo के बारे में भी बताया कि echoing में क्या होता है, sound जो है वो reflect back करती है या bounce back करती है, unlike reverberation. तो साउंड जो है वो बार बार रिपीट होती है क्योंकि उसकी वेव्स जाके किसी सरफेस को हिट करती हैं और वहां से वापस आती हैं, और फिर जब तक वो वापस आ रही होती हैं आप बार बार उसी साउंड को सुनते हो. आइए पढ़ लेते हैं डेफिनेशन. Echo is produced when sound is reflected or bounced back off a surface. Just what I said right now कि क्या हो रहा है, साउंड रिफ्लेक्ट करिए या बाउंस बैक करिए. उसकी डायग्राम भी हमने दी हुई है कि साउंड जो है एक डायरेक्शन में जा रही होती है, किसी सरफेस को हिट करती है और फिर वो वापस की तरफ आना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से आप उस साउंड को फिर से सुन पाते हो. तो हो क्या रहा है, वो किसी सरफेस को हिट करिए और उससे बाउंस बैक करिए, जिसकी वजह से एको प्रोड्यूस हो रही है. सो दैट्स इट. हमने डिस्कस कर लिए हीट के बारे में क्वेश्चंस, लाइट के बारे में क्वेश्चंस और साउंड के बारे में क्वेश्चंस. हम इन सब चीजों को थॉरली बाकी लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वजह से रिव्यू एक्सरसाइज में मैं ज्यादा इन डेप्थ में नहीं गई.
मैं चाहती हूँ कि आप उन रिसोर्सेज को यूज करें और खुद से भी कोशिश करें इन क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करने की with more detail and with more additional information. So that's it from my side. I'll see you in the next lesson with a new chapter now. Allah Hafiz.